फर्दर आते हैं आगे मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। मॉनेटरी पॉलिसी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इंटरेस्ट रेट्स को मेनली मॉनेटरी पॉलिसी जो है ना वो इंटरेस्ट रेट्स के ज़रिए ऑपरेट होती है, ठीक है ना, इंटरेस्ट रेट्स के ज़रिए ऑपरेट होती है। मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आइदर मनी सप्लाई को, ये मनी सप्लाई है मार्केट में, आइदर मनी सप्लाई को बढ़ाना या मनी सप्लाई को गिराना, ठीक है। आपको मैं पहले ये ऐसी कर्व बना के दिखा देता हूँ पहले इक्विलिब्रियम, ताकि पता चल जाए कि मार्केट में आपके पैसे की डिमांड कर्व ये है और आपके पैसे का सप्लाई कर्व ये है और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल आपकी करेंसी है PKR, उसकी सप्लाई अगर बढ़ जाए, PKR की सप्लाई बढ़ जाए, आगे चली जाए, तो क्वांटिटीज़ में इजाफा हो जाएगा, लेकिन हर PKR की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। पहले वैल्यू यहाँ खड़ी थी किसकी? पाकिस्तानी रुपीस की वैल्यू आप इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल करेंसी देख लो, चलो USD में, ठीक है। पहले आपका PKR लेट्स सपोज 200 PKR $1 में आ जाता था, अब आपका 230 PKR $0.75 में आ रहा है, समझ आई? तो अब आपकी करेंसी क्या, मनी सप्लाई बढ़ने से क्या हुआ? आपकी लोकल करेंसी वीक हो गई, सही है। तो ये भी पॉलिसी हो सकती है गवर्नमेंट की कि लोकल करेंसी को वीक करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी लोकल करेंसी वीक हुई तो दुनिया भर के लिए जो चीज़ आपके मुल्क से वो $1 की खरीद पा रहे थे, अब वो $0.75 में खरीद पा रहे हैं। अब क्योंकि वो $0.75 में खरीद पा रहे हैं, ठीक है, तो उससे उनको क्या फ़ायदा हुआ? आपके मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ गई। कल तक दुनिया भर में आपको $1 दे के आपसे मिसाल के तौर पे कोई जो है ना सॉक्स का एक पेयर खरीद रहे थे आपके मुल्क से, ठीक है ना। तो या उल्टा बना दिया, दुनिया भर को बाहर रख देता हूँ क्योंकि आप अपने मुल्क के हिसाब से देखना चाहोगे तो ये कर लो। चलो, कल तक आप एक सॉक्स पेयर जो है वो ईच सॉक्स पेयर वो $1 का सेल कर रहे थे, जिसके बदले आपको $1 मिल रहा था। 200 रुपये का सेल करना चाह रहे थे, जिसके बदले आपको $1 मिल रहा था, सही है। अब आपकी मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से, आपकी इकोनॉमी की करेंसी वीक होने की वजह से मनी सप्लाई बढ़ गई, क्योंकि मार्केट में आपका PKR बढ़ गया। कैसे बढ़ी मनी सप्लाई, उस पर बाद में आते हैं। मनी सप्लाई बढ़ती है इंटरेस्ट रेट्स की वजह से, उस पर बाद में आते हैं, लेकिन मनी सप्लाई बढ़ जाने की वजह से मार्केट में नोट आपका PKR फ्लोट, जो PKR का फ्लोट है वो बढ़ गया, मार्केट में सबके पास पाकिस्तानी रुपीज़ ज़्यादा आ गए, तो उसके बढ़ जाने की वजह से आपकी जो रुपए की कदर है, वो जो $1 का 200 रुपये आते थे, अब $0.75 के बदले 230 रुपये आ रहे हैं। अगर $0.75 के बदले 230 रुपये आ रहे हैं और सॉक्स पेयर 200 का है, तो 200 रुपीज़ के लिए कितने डॉलर जाएंगे? $0.65 पॉइंट, ठीक है, पॉइंट। अब आपके पॉइंट जो $1 में लोगों को चीज़ पड़ रही थी ना, फॉरेन जो आपके बायर्स थे जिनको आप एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब उनको यही चीज़ $0.65 में पड़ रही है, ठीक है ना। तो उनको सस्ता पड़ रहा है, जिसको सस्ता पड़ रहा है तो वो पाकिस्तान से और ख़रीदना चाहेगा और डिमांड करेगा। अब दूसरे ममालिक भी यहाँ से डिमांड करेंगे, यहाँ से पेयर्स ऑफ स्टॉक्स सस्ते पड़ रहे हैं। कल तक यहाँ से $1 के पड़ रहे थे, अब $0.35 कमी आ गई है रेट में, ठीक है। तो करेंसी वीक होने से सिर्फ नुकसान नहीं, फ़ायदा भी है। फ़ायदा क्या है कि आपकी एक्सपोर्ट्स बूस्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट्स दुनिया भर को चीपर पड़ेंगी। लेकिन अब आप सोचें इंपोर्ट्स का क्या होगा, आपकी इंपोर्ट्स आपको महंगी पड़ेगी। कल तक आप मिसाल के तौर पे 1000 रुपये में $5 का माल ख़रीद लेते थे। आपको $5 का माल ख़रीदना था, ठीक है ना, $5 का आप कोई भी चीज़, लेट्स सपोज कोई एक कोई टेक्नोलॉजी का कोई गैजेट है, कोई भी टेक गैजेट है, ठीक है ना, या कोई टॉय है, वो 1000 रुपये दे के $5 का टॉय आप ख़रीद पाते थे। क्यों? क्योंकि $1 200 का था, तो $5 कितने के हो गए? $1000 के, ठीक है। अगर $1 200 का था
तो $5 कितने के हो गए? $1000 के। ठीक है, तो $1000 आप दे के पहले $1000 दे के $5 का आइटम इंपोर्ट कर पाते थे। अब क्या हो गया? अब आपकी करेंसी वीक हो गई। अब आपका $1 200 का नहीं बल्कि $1 आपका कितने का हो गया? समवेयर 250 का। दैट्स अबाउट 250 का हो गया। अगर $1 आपका 250 का हो गया तो अब आपको $5 करने के लिए 1250 देने पड़ेंगे। ठीक है ना? अब 1000 में नहीं 1250 में आएगी ये चीज। तो आपकी इंपोर्ट्स महंगी हो गई। तो करेंसी वीक होने से एक्सपोर्ट्स दुनिया भर के लिए सस्ती हो जाती, आपकी एक्सपोर्ट्स दुनिया भर के लिए सस्ती हो जाती है, तो लोग खरीदते हैं। आपकी एक्सपोर्ट्स, जो गुड्स आप एक्सपोर्ट्स कर रहे हो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन जो आप इंपोर्ट कर रहे हो वो आपको महंगा पड़ जाता है, तो वो आप इंपोर्ट नहीं कर पाते। तो एक ऐसी इकॉनमी जो चाहती है कि वो इंपोर्ट ना करे, जो चाहती है अपनी इंपोर्ट को गिराना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना, तो उसके लिए तो ये गुड सीन है कि उसकी करेंसी वीक हो। जितनी वीक होगी लोग उतना ही कम इंपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट्स की तरफ उनका रुझान बढ़ता चला जाएगा। सही है कि उनको लगेगा यार हमें तो मिसाल के तौर पर अगर $5 आ गए तो पहले तो $5 सिर्फ $1000 बनते थे, अब $5 आएंगे तो $1250 बन जाएंगे। तो कल तक अगर हमें $500 आते थे तो वो सिर्फ $1,00,000 बनते थे, अब $500 आएंगे तो वो $1,25,000 बन जाएंगे। 25,000 का इजाफा जब ये देखेंगे ना कि ओके फाइन, ये तो 25% ज़्यादा हमारा प्रॉफिट्स हो रहे हैं। तो अगर हम कल तक एक्सपोर्ट्स के अंदर 1 मिलियन रुपीस का प्रॉफिट करते थे तो अब हम एक्सपोर्ट्स में 1,250,000 का प्रॉफिट कर लेंगे। और डिपेंड करता है ना कितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स की तरफ इनकरेज हो रहे हैं और इंपोर्ट्स की तरफ डिस्करेज हो रहे हैं, क्योंकि इंपोर्ट्स महंगी पड़ रही है। वाई? बिकॉज ऑफ द वीक करेंसी। और वीक करेंसी कब होती है आपकी? जब आपकी मनी सप्लाई आउटवर्ड शिफ्ट हो जाए। ठीक है ना, मनी सप्लाई आपकी बढ़ जाए, आउटवर्ड शिफ्ट हो गई। ठीक है, जबकि आपके पैसे की डिमांड ये है। ठीक है, ओके फाइन। और आपकी करेंसी स्ट्रांग कब होती है? जब आपकी मनी सप्लाई कम हो जाए, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाए। तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि कल तक $1 का, $1 का आपके 200 PKR थे, अब आपके 180 PKR आ रहे हैं $1.2 में। तो अब आपकी इकोनॉमी के अंदर आपकी मनी सप्लाई कम हो जाने की वजह से आपकी करेंसी स्ट्रांग हो गई। जो चीज़ मार्केट में एक शॉर्ट है वो स्ट्रांग हो जाती है ना। तो मार्केट में अब आपकी करेंसी स्ट्रांग हो जाने की वजह से जो फॉरेन बायर्स आपके हैं ना, एक्सपोर्ट्स जो आपकी, वो अनअट्रैक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि वो लोगों को एक्सपेंसिव पड़ेगी। कल तक जो $1 में उनको चीज़ मिलती थी वो हो सकता है $1 से ऊपर की मिले अब। ठीक है ना, तो वो अनअट्रैक्टिव हो गया उनके लिए खरीदना। तो एक नुकसान हो सकता है आपकी स्ट्रांग करेंसी का कि आपके एक्सपोर्ट्स गिर सकते हैं, लेकिन एक फायदा ये भी हो सकता है कि आपकी इंपोर्ट्स आपको चीप पड़ सकती है। जब आपकी करेंसी स्ट्रांग हो गई तो कल तक आप जो चीज़ें $10 में ला पाते थे अब वो $8 में मंगवा पा रहे हो, क्योंकि आपकी करेंसी अब स्ट्रांग हो गई। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि कल तक आपको अगर $1000 में $10 मिलते थे, तो अब आपकी करेंसी स्ट्रांग होने की वजह से अब आपको $10 जो है वो सीधा सीधा $800 में मिल रहे हैं। चलो ये कर लो मिसाल। ठीक है, क्योंकि आपकी करेंसी स्ट्रांग हो गई। सही? अच्छा जी, तो अब ये मनी सप्लाई आगे मार्केट में बढ़ जाती है या पीछे मार्केट से कम हो जाती है, ऐसा क्या क्यों होता है? अगर गवर्नमेंट जो अब इंटरेस्ट रेट्स है, मार्केट इंटरेस्ट रेट्स, उसको बढ़ा देती है, तो लोग क्या करते हैं? लोग सेविंग्स करते हैं। लोग जैसे जैसे सेविंग्स करेंगे तो बैंक्स में पैसा जमा होना शुरू हो जाएगा, मार्केट से पैसा निकल के सेव अप होना शुरू हो जाएगा। राइट? तो मार्केट से पैसा निकल के जब सेव अप होना शुरू हो जाएगा तो मतलब लोग खरीदारी नहीं कर रहे। तो इससे आपके लोग क्योंकि खरीदारी नहीं कर रहे और कंज्यूम नहीं कर रहे, बल्कि वो सोच रहे हैं कि क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए तो उनको लग रहा है यार बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट्स में अगर हम सेव करते तो हम ज़्यादा कमाएंगे, तो वो स्पेंडिंग नहीं कर रहे। और जब वो स्पेंडिंग नहीं कर रहे तो वो सेव कर रहे हैं, और सेव कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है? इकोनॉमी में मनी सप्लाई फ्लोट होना बंद हो गई, कम हो गई मनी सप्लाई। तो इससे आपकी करेंसी हो गई स्ट्रांग, क्योंकि पैसा सारा जमा हो गया बैंक्स में और गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड भी खत्म हो गई। सही? तो इससे आपकी करेंसी स्ट्रांग हो जाती है जब मनी सप्लाई आपकी कम हो जाती है। अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट्स गिरा दे तो मनी सप्लाई बढ़ जाती है। गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट्स गिरा दे तो क्या होगा?
ठीक है ना। इंटरेस्ट रेट्स गिराने से मनी सप्लाई बढ़ जाती है। कैसे? जब इंटरेस्ट रेट्स गवर्नमेंट गिराती है तो लोगों को सेविंग्स में इंसेंटिव नहीं नजर आता, सेविंग्स में फायदा नहीं है, इतना कम इंटरेस्ट रेट्स मिल रहे हैं, तो बोरो करके उधार पे चीज़ें खरीदना शुरू हो जाते हैं कि यार बोरो करना सस्ता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम है। तो बोरो जैसे ही लोग करते हैं ना तो क्या होता है कि आपकी मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाती है। जैसे जैसे लोग बोरो कर रहे होते हैं, नोटें छाप छाप के आप देते चले आ रहे हो, तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होता है, करेंसी वीक हो जाती है। करेंसी वीक होने से फिर करेंसी वीक होने के दूसरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, करेंसी स्ट्रांग होने के दूसरे ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब गवर्नमेंट के लिए क्या बेहतर है वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। चाइना जैसी गवर्नमेंट है, चाइना एक एक्सपोर्टिंग नेशन है जिसकी एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट्स। एक्सपोर्टिंग नेशन जिसकी एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से, वो अगर अपनी करेंसी को चीप करती है तो उसको उससे क्या बेनिफिट होगा, मतलब एक्सपोर्ट्स। I'll just repeat a statement। एक ऐसी कंट्री जो कि चाहती है अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, या चाहती है जो बड़ी हुई एक्सपोर्ट्स हैं वो मेंटेन रहे, तो वो अपनी करेंसी को चीप रखना चाहेगी। वो जैसे जैसे माल एक्सपोर्ट कर रही है ना तो उसकी करेंसी की डिमांड बढ़ रही है और करेंसी स्ट्रांग होती चली आ रही है, लेकिन वो अपनी करेंसी को वीक करके रखेगी। कैसे? चेक करो कुछ ऐसे, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, समझना गौर से। लेट सपोज ये चाइनीज युआन है, ठीक है ना, और इसकी ये डॉलर में कोई भी प्राइस 1 है, ठीक है। अब जैसे ही चाइना की एक्सपोर्ट्स में इजाफा होता है, कैसे, मतलब एक्सपोर्ट्स में इजाफा होने का मतलब ये है कि दुनिया भर चाइना की प्रोडक्ट्स को डिमांड कर रहे हैं, तो जब दुनिया भर चाइना की प्रोडक्ट्स खरीदना चाहेंगे तो जो चाइना का सप्लायर है वो कहेगा कि भाई मुझे हमारी लोकल करेंसी में पैसे दो। जब आप हमसे माल खरीद रहे हो तो जो खरीदार है वो चाइनीज युआन डिमांड करेगा, फिर युआन में पे करेगा। ये प्रोसेस अब ऑटोमेट हो जाता है, लेकिन मैं यूँ बता रहा हूँ कि अगर आप चाइना हो, मैं आपसे माल खरीद रहा हूँ, तो आप तो कहोगे कि भाई युआन दो, क्योंकि आप अपने ही मुल्क के अंदर पैसा चलाओगे ना, तो आपको युआन देने के लिए मैं युआन कहीं से खरीदूंगा। किससे खरीदूंगा? बैंक से खरीदूंगा। बैंक को जाके मैं डॉलर दूंगा या एक्सचेंज कंपनीज को जाके अपने डॉलर्स दूंगा, उनसे युआन लूंगा और आपको पे करूंगा, राइट। तो ये जो मैंने आपके माल को डिमांड किया, तो इससे एक और डिमांड ड्राइव हो गई, किसकी? युआन की, क्योंकि आपका माल खरीदने के लिए पहले तो मुझे युआन चाहिए, तो युआन की डिमांड आउटवर्ड शिफ्ट हो गई। युआन की डिमांड आउटवर्ड शिफ्ट होने की वजह से, युआन का डिमांड का आउटवर्ड शिफ्ट होने की वजह से क्या हुआ? करेंसी स्ट्रांग हो गई। लेकिन करेंसी अगर स्ट्रांग हो गई, अगर P2 पे चली गई, सही है, युआन P1 पे आ जाता था, इतने P1 डॉलर्स में आ जाता था, अब वो P2 पे चला गया, मतलब एक्सपेंसिव हो गया युआन। तो उससे क्या होगा? फ्यूचर में एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगी दुनिया भर के लिए चाइना की, तो वो शायद डिमांड कम करे फिर, लेकिन चाइना ये होने नहीं देगा। चाइना पता है क्या करेगा? चाइना क्या करेगा? अपना सप्लाई कर्व आउटवर्ड शिफ्ट कर देगा, उतने पे ले आएगा, ठीक है। जब चाइना अपना सप्लाई कर्व आउटवर्ड शिफ्ट करेगा, S1 से S2 पे ले आएगा, तो उससे क्या होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो जहाँ करेंसी स्ट्रांग होके, क्योंकि डिमांड की वजह से जहाँ करेंसी स्ट्रांग हुई थी, इतने में चाइना ने अपनी सप्लाई बढ़ा के करेंसी को वहीं लाके खड़ा कर दिया दोबारा। हुआ क्या? चाइना की करेंसी प्राइस 1 पे ही खड़ी हो गई। बस पहले जो है क्वांटिटी 1 नंबर ऑफ युआन्स पे थी, अब क्वांटिटी 2 नंबर ऑफ युआन्स पे आ गई। मार्केट में युआन बढ़ भी गया, लेकिन प्राइस 1 मेंटेन्ड रहे, सही है। तो ऐसी नेशंस अपनी मनी सप्लाई बढ़ाती हैं कि जिनकी एक्सपोर्ट ज़्यादा होने की वजह से उनकी करेंसी स्ट्रांग हो रही होती है, तो वो स्ट्रांग होने नहीं देती, वो मनी सप्लाई बढ़ा देती है। अच्छा, ये मनी सप्लाई बढ़ाती कैसे? मनी सप्लाई ऐसे बढ़ाती है 2-3 तरीके। एक तो ये कि इंटरेस्ट रेट्स को गिरा दे। जब इंटरेस्ट रेट चाइना गिराएगा तो लोग पैसा डिमांड करेंगे, लोन्स डिमांड करेंगे। जैसे जैसे लोग लोन्स डिमांड करेंगे तो स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक नोटें छापेगा और लोन्स देना शुरू हो जाएगा। तो मनी सप्लाई S1 से S2 पे शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर हो रही है? इसके अलावा और क्या तरीका है? दूसरा तरीका यह है कि चाइना जो है, लेट्स सपोज यूएस के साथ ट्रेड हो रही है, यूएस चाइना की एक्सपोर्ट्स को खरीद रहा है, यूएस इंपोर्ट कर रहा है चाइना का माल ना, तो चाइना की एक्सपोर्ट्स बिक रही हैं। तो चाइना की करेंसी जैसे स्ट्रांग हो रही है, तो चाइना क्या कर रहा है? मजीद नोटें छाप के चाइनीज युआन दे के उससे यूनाइटेड स्टेट्स के बॉन्ड्स खरीद रहा है।
यूनाइटेड स्टेट्स के बॉन्ड खरीदने का मतलब ये हो गया उसके बदले यूएस जो है चाइना को इंटरेस्ट देगा, सालाना इंटरेस्ट रेट पे करेगा। और चाइना की जेब से इसमें क्या गया, कुछ भी नहीं गया, नोट छाप दिया। और नोट छापने से चाइना को नुकसान हो सकता था, करेंसी वीक हो सकती थी, लेकिन नहीं हो रही, क्योंकि करेंसी ऑलरेडी स्ट्रांग हो रही थी, वो वीक करना चाह रहे चाइना। एक ऐसी करेंसी होती ना कि यहां पर खड़ी हुई इस पॉइंट पे, जो इस पॉइंट पे खड़ी हुई और से मनी सप्लाई बढ़ाए तो वो यहां पर आ जाती, लेकिन ये वो इकोनॉमी नहीं, ये इस रेड पॉइंट से ऊपर जा रही थी और चाइना ने मनी सप्लाई बढ़ा के दोबारा वहीं पे ले आया। और ये जो मनी सप्लाई बढ़ाई ना चाइना ने, इसके बदले चाइना ने खरीदारी कर ली, या तो लोगों को लोन्स दे दी तो वो मनी सप्लाई बढ़ गई, या तो चाइना ने नोटें छाप के खरीद लिया। क्या खरीद लिया? यूएस के बॉन्ड्स खरीद लिए। तो उससे चाइना को क्या फायदा होगा? तो यूएस के बॉन्ड्स में सालाना इंटरेस्ट रेट्स में इंटरेस्ट पे होगा, ठीक है ना। एक तरह से चाइना अपने युआन्स यूएस को दे रहा है, तो एक तरह से लोन दे रहा है ना यूएस को, और चाइना उसके बदले यूएस से बॉन्ड्स खरीदता है, तो उस बॉन्ड्स के ऊपर कोई ना कोई इंटरेस्ट भी तो फिर सालाना यूएस देगा चाइना को, तो इससे चाइना को और फायदे। करंटली यूनाइटेड स्टेट्स के पता नहीं मतलब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर है ये अमाउंट। सबसे ज़्यादा बॉन्ड जो है ना वो जापान के पास है, यूनाइटेड स्टेट्स का, और उसके बाद चाइना के पास है। जापान चाइना क्या करते हैं, इनकी एक्सपोर्ट्स इतनी हो रही होती है कि फिर ये एक्सपोर्ट्स इतनी ज़्यादा होने की वजह से जो इनकी करेंसी स्ट्रांग हो रही होती है उसको दोबारा वीक कर देते हैं, मनी सप्लाई बढ़ा के। कैसे? नोटें छाप के यूएस के बॉन्ड्स खरीद लेते हैं, तो इससे उनके पास यूएस के बॉन्ड्स भी आते जा रहे हैं और मतलब नोटें भी छप रही हैं, उनकी मनी भी इतना उनका करेंसी रेट इतना स्ट्रांग नहीं हो रहा कि कहीं उनकी एक्सपोर्ट्स लोग खरीदना बंद कर दें। ये बात मेरे ख्याल से ओवरऑल समझ में आ गई है। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इंटरेस्ट रेट्स, कि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ाती है गवर्नमेंट तो लोग पैसे को डिमांड नहीं करते बल्कि सेव करते हैं, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से लोग पैसा सेव करना शुरू हो जाते हैं तो इससे आपके मुल्क में जो करेंसी फ्लोट हो रही है आपकी वो कम हो जाती है, क्योंकि वो सेव हो रही है। और अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट्स गिरा दे तो लोग लोन्स लेना शुरू हो जाते हैं, इससे आपके मुल्क में क्या होती है, करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो करेंसी की डिमांड बढ़ने से क्या होता है, फिर करेंसी छाप के देनी पड़ेगी, तो इससे करेंसी की सप्लाई भी आपके मुल्क में बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो मॉनेटरी पॉलिसी ही डिसाइड करती है कि आपका मार्केट में मनी सप्लाई कितनी हो, और मॉनेटरी पॉलिसी जब डिसाइड करती है मार्केट में मनी सप्लाई कितनी हो, उसके लिए मेथड जो यूज़ करते हैं वो है इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाते हैं या गिराते हैं मनी सप्लाई को बढ़ाने या गिराने के लिए, ठीक है। जितना ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो मनी सप्लाई मार्केट से कम हो जाएगी, लोग सेव करेंगे। इंटरेस्ट रेट्स कम है तो लोग पैसा निकलवाएंगे, तो पैसा जब निकलवाएंगे बैंक से लोन्स के तौर पे तो गवर्नमेंट छापती रहेगी और पैसा देती रहेगी, सही, तो इससे मनी सप्लाई बढ़ जाती है। तो कम इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा मनी सप्लाई, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स कम मनी सप्लाई। क्लियर हो गई बात। बहरहाल मॉनेटरी पॉलिसी आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको इंटरेस्ट रेट्स, सप्लाई ऑफ मनी, क्रेडिट, एक्सचेंज रेट्स, ये जो चीज़ें लिखी हुई है ना सारी हमने बातों में कर ली है।